अगली भूमिका में कमलनाथ, ममता के साथ सियासी विसात, राजनीतिक हालात पर मुलाकात, मोदी के खिलाफ मोर्चे पर बात। इस तस्वीर की दिल्ली से लेकर भोपाल तक चर्चा है। ममता से कमलनाथ की मुलाकात के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इस मुलाकात ने तो कई अटकलों को भी हवा दे दी है। हमने कोई रणनीति की बात नहीं करी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करी है। देश के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ममता से क्यों मिलने पहुंचे? क्या ममता से बात करने के लिए कांग्रेस में अकेले कमलनाथ ही कद्दावर बचे हैं, जबकि वो फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं। वैसे वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी ममता से मुलाकात की, लेकिन कमलनाथ का मिलना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि हाल ही में पंजाब कांग्रेस में क्राइसिस को सुलझाने में इन्होंने अहम रोल निभाया है। निश्चित तौर पर ये ममता बनर्जी इनसे मिलने आई और जिन लोगों से भी आज मिल रही है, मैं प्रधानमंत्री, तो ये बता रहा है कि ये नया यूपीए की जो भूमिका बन रही है, इसमें ये सब साथ होंगे, शरद पवार जी से लेकर सब भी पार्टियाँ। मैं समझता हूँ कि ये एक चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चैलेंज देना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य पर आकर खड़ी हो गई आज़ादी के बाद पहली बार। तो कांग्रेस इसी प्रकार पूरे देश में ऐसी रीजनल पार्टीज के सामने सरेंडर करते हुए तीसरे चौथे स्थान पर और कहीं शून्य पर जाके खड़ी हो रही है, और ये कांग्रेस की हताशा स्पष्ट तौर पर उजागर होती है। जानकारों की माने तो कांग्रेस में कमलनाथ समन्वयक की भूमिका निभाते रहेंगे। जिस रोल को अहमद पटेल कांग्रेस में निभाते रहे, उसी को कमलनाथ अब आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही वो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय रहेंगे। ये सब इसलिए भी क्योंकि कमलनाथ ही अब ऐसे लीडर हैं जिनकी हर दल में बैठ है। गांधी परिवार से उनके रिश्ते की बात करें तो वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे भी बुलाए जाते रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से वो दिल्ली में सक्रिय हुए और हाईकमान से उनका संवाद बढ़ा, इससे झलक मिल गई कि उन्हें आगे बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मंगलवार को ममता से मुलाकात भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। द्विवेदी, और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ का नया पथ। नया पथ हम सबका होता है, और ये नया पथ फूलों का पथ नहीं होता, अग्निपथ भी होता है। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने ये पंक्तियाँ लिखी और वो उन्हीं के पुत्र पर फलीभूत हुई, जब एक के बाद एक करीब 1 दर्जन फिल्में सिनेमा इंडस्ट्री में मुंबई में अमिताभ बच्चन साहब की ज़मीन पर बैठ गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ए लंबू बास्केटबॉल खेलने का, काय को इधर टाइम खोटी करता है, काय को ना एक्टिंग आता है, बांस का माफिक पर्सनैलिटी। लेकिन अग्निपथ था और उस अग्निपथ पर चलकर अमिताभ बच्चन भी निखरे और बाद में इसी शीर्षक की एक फिल्म में किरदार भी उन्होंने निभाया। अग्निपथ कमलनाथ जी का भी है। इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता में बैठे, जय जयकार हुई, वो स्वप्न जो शायद उन्होंने अपने राजनीति के आरंभिक काल से संजोया था वो पूरा हुआ, लेकिन बीच में ही टूट भी गया। पूरा होने के बाद अगर कोई सपना अधूरा रह जाए तो फिर बहुत तकलीफ होती है। और ये अधूरापन कांग्रेस के लिए भी है इस समय, क्योंकि वो कांग्रेस जो 40 सालों तक राज्यों में और केंद्र की राजनीति में जिसका डंका बजता रहा, जिसकी तूती बोलती रही, वो कांग्रेस इस समय पश्चिम बंगाल में, जैसा कह रहे थे रजनीश अग्रवाल, ठीक कह रहे थे कि एक भी सीट नहीं आई। अब ये रणनीति है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की कि हम दोनों मिलकर तृणमूल को जिताते हैं। ठीक है, राजनीति में ये सब होता है, लेकिन प्रश्न बड़ा ये है कि कमलनाथ जी की भूमिका क्या होगी। आलोचक कह रहे हैं कि विदाई है, अब दिल्ली में ही रहेंगे, साफ है। ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, एनसीपी प्रमुख से मिल रहे हैं, शरद पवार जी से, लेकिन क्या ये संभव है, ये एक प्रश्न है। और क्या अहमद पटेल के जाने के बाद अब ये भूमिका कमलनाथ निभाएंगे कांग्रेस में। और जो बात पीसी शर्मा कह रहे थे उसमें भी दम लगता है कि 2024 का जो मोर्चा गैर भाजपाई दलों का खड़ा होगा केंद्र में, उसमें
कांग्रेस भी एक अहम भूमिका निभाएगी और दीदी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी भी एक अहम भूमिका निभाएंगी। लेकिन इन सब से क्या मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि कमलनाथ घूम सकते हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश की तरफ कम ध्यान दे सकते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी यहाँ अध्यक्ष होने जा रहे हैं? क्या है भैया, कुछ तो क्लियर होना होगा, नहीं तो फिर तो ये ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति कमलनाथ जी का प्री बैटल ग्राउंड रहा है, लेकिन वो अगर वहाँ रहेंगे तो मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका पर असर तो जरूर आएगा। आज इसी पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और नेता, हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जेपी धनोपिया जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग से भी जुड़े हैं और अभी निकाय को चुनावों के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिला है और उनके मुस्कुराने की वजह है ये, और मुस्कुराए भी हैं वो अब। बहुत धन्यवाद धनोपिया जी आपको। पहले सुशील जी मुझे ये बताइए कि किस तरह देखते हैं आप कमलनाथ जी की इस भूमिका को, और ये भूमिका का तालमेल और संयोजन किस तरह से वो कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक फुल फ्लेज्ड ऐसे लीडर को 2018 में भी बहुत विलम्ब हुआ था, सिर्फ 6 महीने ही मिले थे पीसीसी चीफ के तौर पर, और अगर अब फिर ये भूमिका रहेगी तो चुनौती कांग्रेस की और गहराएगी। देखिए शरद जी, पहली बात तो यह है कि बड़ा असमंजस है। कमलनाथ जी बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हाल ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था, मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूँगा। यदि वो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो फिर दिल्ली में एक्टिव क्यों हैं? क्या दिल्ली में वो स्वयं एक्टिव हैं या पार्टी हाईकमान ने एक्टिव किया हुआ है? क्योंकि जो ममता बनर्जी से जो मुलाकात है, देखिए ममता बनर्जी और कांग्रेस हाईकमान, गांधी परिवार के बीच में एक ऑलरेडी एक सेतु काम कर रहा है जिसका नाम है चुनाव प्रबंधन का माहिर पीके। वो उस भूमिका में है दोनों के बीच में। लेकिन कमलनाथ जी की एंट्री हो रही है तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कमलनाथ जी सौजन्य मुलाकात करने गए थे, किसी एजेंडे के तहत गए थे, दूत के रूप में गए थे, या संदेश वाहक के रूप में गए थे। ये बहुत दिक्कत है। और दूसरा, फिर आप वहीं आइए मध्य प्रदेश में भी वो 2 पद लेके बैठे हुए हैं, वो दिल्ली में तीसरा पद। या तो वो मध्य प्रदेश छोड़ना चाहते, दिल्ली में कोई अच्छा मुकाम मिल जाए उसकी तलाश में उन्हें, हाईकमान की हरी झंडी मिल जाए वो, नहीं तो मध्य प्रदेश में आज की डेट में उन्हें होना चाहिए। जहरीली शराब से मौत हो गई, कांग्रेस अध्यक्ष कहाँ हैं, महंगाई का मुद्दा है, अन्य मुद्दे हैं, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी है, बीजेपी उपचुनाव की तैयारी कर रही है और कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। तो ये जो विरोधाभास है, बहुत समझ में नहीं आ रहा कि कमलनाथ जी आखिर क्या सोच के और क्या कर रहे हैं। धनोपिया जी, क्या होंगे इनके जवाब? जो कुछ सवाल खड़े किए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी ने, पहले आप इनका जवाब दे लीजिए, फिर मैं बीजेपी की तरफ बढ़ता हूँ। जी सुशील शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक कहावत है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां ना पहुंचे सच्चाई वहां पहुंचे मीडिया के साथी। आदरणीय अपनी बात को कह रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हमारी बातों को गंभीरता से ना लिया जाए। नहीं, गंभीरता से लिया जाए जी। मेरा मतलब है, कल्पना की बात कर रहा हूँ, जो मेरे मित्र ने कल्पना की उसकी बात मैंने कहा है कि इतना मीडिया आगे जाता है कि सोच भी नहीं पाते हम लोग, उससे आगे मीडिया बात करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आदरणीय कमलनाथ जी राष्ट्रीय नेता पहले से ही है, मध्य प्रदेश आने के पहले भी उनके राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई वर्षों रहे हैं, 8 बार सांसद रहे। तो आज जो स्थिति है उनकी, वो एक बहुत वरिष्ठ नेता के रूप में सभी को मालूम है, आप सभी जानते हैं। कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी दिल्ली में, उसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मान के चलिए मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अभी 4 दिन पहले ही भोपाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कहा है और मध्य प्रदेश को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का एक मन में एक उनको भी झटका लगा हुआ है कि वोटों की चुनी हुई सरकार को नोटों से गिरा दिया गया है, और जब तक दोबारा 2023 की सरकार नहीं बनेगी उनको कहीं मन में शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं होगा। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे हम लोग चर्चा में ही महसूस करते हैं कि उनका पीड़ा इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, वो मुझे दूर करना है, वो सारे काम चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आए बाय सत्ता में होने के कारण अपनी मीटिंग करके दिखा देती है, लेकिन आज जो मीटिंग कर रहे हो हम मीटिंग पहले कर चुके हैं। हमारी 29 तारीख को परसों फिर चुनाव की मीटिंग शुरू हो रही है। अभी खंडवा को लेकर है, सारी विधानसभाओं को लेकर है, नगरीय निकाय की चुनाव की जिम्मेदारियों काम चल ही रहा है, पर्यवेक्षक बने हुए हैं, लोगों की रिपोर्ट्स आ रही है, उनके काम चल रहे हैं
और मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप सब समझते हैं हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कमलनाथ जी की सोच पहले मध्य प्रदेश है, इसके बाद में जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने देगी वो करेंगे और करते रहेंगे। मध्य प्रदेश है, लेकिन आपको ये नहीं लगता धनोपिया जी की जैसी एक कुंवर बेचैन साहब की कविता है कि गांव में नीम की अमराई से मेरी टाई टंगने से टकराती है, तो केंद्र और मध्य प्रदेश की भूमिकाएं आपस में आपको लगता है कि जहां उनकी सबसे अधिक जरूरत है वो समय लिया जा रहा है केंद्र के लिए? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हर चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली भोपाल उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह हमारे लिए भोपाल बैरागढ़ है, वो सिर्फ उनके लिए दिल्ली और भोपाल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों भूमिकाएं वो बहुत आपने बड़ी जोरदार व्याख्या की सर, और ईश्वर करे कि इस देश की राजनीति में ऐसे कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस की संख्या बढ़े कि जिनके पास ये शक्ति हो कि एक क्षण में वो दिल्ली हों और दूसरे क्षण में वो भोपाल हों, और दोनों के बीच में और दूसरे, ये बिल्कुल सही है कि कमलनाथ जी के अपने संसाधन इतने संपन्न हैं कि उनको इसके लिए किसी और दृष्टि भी कहीं और फेरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उमेश जी, आप किस तरह देखते हैं? आपकी पार्टी का मसला हालांकि नहीं है ये, किनारे बैठे हुए समीक्षक की तरह ये सवाल आपसे हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से आप लोगों का अप्रतिम प्रेम है। कांग्रेस चाहे हारे चाहे जीते, जिक्र कांग्रेस बीजेपी कभी इसको छोड़ नहीं सकती, इसलिए विषय तो आपका प्रिय है ही बीजेपी का। बताइए जी। जी जी शरद जी, वस्तुतः कमलनाथ जी का जो राजनीतिक स्वभाव है वो राजपथ के राही हैं। उनका वास्ता कभी जनपद से रहा नहीं है। उन्होंने सत्ता की यात्राएं जो भी तय करी है वो राजपथ के रास्ते से तय करी है, और जनपद से जहां तक उनका संबंध है तो वो केवल इतना है कि उनका आला कमान दिल्ली में 15,181 वर्ग मीटर के जिस बड़े आलीशान मकान में रहता है, वो मकान जरूर जनपद पर है, पर जनपद की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जनपद पर रहने वाले लोगों के लिए जो संघर्ष करना है, वो कमलनाथ जी की राजनीति का कभी स्वभाव रहा नहीं है। और कठिनाई इस समय कांग्रेस पार्टी की यह है कि अहमद पटेल जी की शून्यता के बाद, प्रणव दा के नहीं रहने के बाद, अब कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता की आवश्यकता है कि जो प्रबंधन का काम माहिर ढंग से कर सके। अब जिस तरह से G23 के नेता हैं, कपिल सिब्बल जी हो या गुलाम नबी आजाद जी हो या सलमान खुर्शीद जी हो, ये सारे नेता बोहे तरे रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को कहीं ना कहीं एक ऐसे चश्मे की आवश्यकता थी जो वैसा हरा हरा दिखाए जैसे आला कमान देखना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि ये विषय नहीं है और हमको कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता भी नहीं है, पर जेपी धनोतिया जी की बात से मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है कि ये जो भोपाल और बेरागढ़ है या दिल्ली और भोपाल है, तो मैं तो धनोपिया जी से केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है। कमलनाथ जी के लिए दिल्ली भोपाल का दायरा छोटा हो सकता है, पर मध्य प्रदेश की जनता के अपने जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष के नेता के नाते, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते सड़क पर उतर के उठाए जाने चाहिए। अब वो सड़क पर उतरकर तो भोपाल में उठाए जा सकते हैं, सीहोर में उठाए जा सकते हैं, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में उठाए जा सकते हैं। अब दिल्ली में बैठकर तो कमलनाथ जी वो सड़क का संघर्ष मध्य प्रदेश के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी एक भूमिका तय होने का ये समय आ गया है और उनको खुद को भी मध्य प्रदेश की ये राजनीति अब रास आ नहीं रही है। वो भले ही कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, अब वे नहीं छोड़ेंगे तो दिग्विजय सिंह जी छुड़वा लेंगे। दिग्विजय सिंह जी तो सड़क के दोनों ओर कांग्रेस पार्टी के कैक्टस की खेती करने में माहिर है, तो दिग्विजय सिंह जी शने शने छुड़वा लेंगे, कमलनाथ जी ना भी छोड़ना चाहेंगे। और आखिरी बात शरद जी की कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो इस समय मुझे लग रहा है कि देश में जितने राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी हम समावेशित कर ले तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आला कमान भी जिस कमजोर अवस्था में नहीं है, उतनी कमजोर अवस्था में इस समय कांग्रेस पार्टी का आला कमान है। तो इस कमजोर आला कमान को एक सहारे की आवश्यकता है और वो सहारा विश्वस्त भी होना चाहिए। और जैसा आपने शुरुआत में कहा था डिबेट में कि तीसरे बेटे रहे इंदिरा गांधी के, तो मुझे लग रहा है कि बहू रानी को इस समय जेठ की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए जेठ जी को अब दिल्ली में समय देना चाहिए और बहू की साथ संभाल करना चाहिए। प्रतीकों से, उपालंब भरे प्रतीकों से भरा रहा आपका विश्लेषण, और मैं ये कहने से नहीं रोक पा रहा हूँ अपने को कि हिंदी का स्वरूप भी इसमें कुछ निखरा निखरा नज़र आता है, चाहे राजपथ जनपथ हो या सड़क के किनारे कैक्टस की खेती, या आपने
किसी उपन्यास से उठाया या आपका अपना गढ़ा हुआ प्रतीक है, बड़ा बड़ा अच्छा लगा। हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दिग्विजय सिंह जी से प्राप्त है सर जी, कि ये किसी नेता के विरुद्ध है इसलिए रुचिकर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदी के स्वरूप को जो दिखाता है, मैं विषय से हट जरूर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब हिंदी का वैभव निखरता है। भले ही आप बात कर रहे हो राजनीतिक बहस की, आलोचना की, आरोप की। धनोपिया जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे लीजिए, आपका भी खास अंदाज है जिसको हम लोग बहुत एडमायर करते हैं। जी, उमेश जी की राय पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं शरद जी उमेश जी को जानता हूँ, बहुत अच्छी साहित्यिक भाषा में बात करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीति में हर आदमी जिस जगह पे है वो अपनी भूमिका निभाता है, वो निभा रहा है भूमिका, अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कमलनाथ जी जाए, क्योंकि 6 महीने में कमलनाथ जी ने 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था 2018 में। मई में 18 में आए थे और नवंबर में आपने देखा तो सरकार उखड़ गई थी। आज घबराहट इसीलिए लगी हुई है, इसलिए आए गाए बजाय ये माहौल बनाने की बात करते हैं कि अब जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अरे भाई, अगर वो नहीं हो पा रहा है काम, उतना नहीं कर पा रहा, आपको खुश होना चाहिए। चलिए, आपके नंबर बढ़ रहा है, आपको तो सड़क खाली मिल रही है, क्यों घबरा रहे हैं आप? डर क्यों रहे हो? आप चिंता मत करिए, 2023 में फिर आप घर बैठना तय है। कमलनाथ जी की भूमिका मध्य प्रदेश में थी, है, रहेगी और दिल्ली साथ संभालेंगे। सुशील जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हर पार्टी में एक दो लोगों की सबसे अहम ज़रूरत है, और बीजेपी अपने एक ऐसे नेता को आज भी न सिर्फ मिस करती है, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर उनकी कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्तित्व को उत्पन्न नहीं कर पाई है या क्रिएट नहीं कर पाई है। उनका नाम है स्वर्गीय प्रमोद महाजन, जो न सिर्फ दूसरे दलों में उतनी ही पैठ रखते थे जितनी अपने पार्टी में रखते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फ्लोर मैनेजर होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, फ्लोर मैनेजर के साथ फंड रेजर भी होना पड़ता है। और अगर आप कांग्रेस में दृष्टि डालेंगे तो कमलनाथ ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी तमाम राजनीतिक दलों में, बल्कि मैं कहूँगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जैसे राजनीति में होने चाहिए। और तमाम देश के दक्षिण, उत्तर, पूर्वोत्तर तमाम राजनीतिक दलों को जो वरिष्ठ पीढ़ी के हैं उन सब से उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। और चूंकि फंड रेजर एक उद्योगपति राजनेता वो हैं, तो इस लिहाज से भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप इस भूमिका को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अनुभवी भी हैं और संपर्क भी बहुत अच्छा, और सारे दलों में, बल्कि इंडस्ट्री वगैरह सब में ही उनका संपर्क बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात हम जानते हैं, तो ये बात कांग्रेस का हाईकमान भी जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अहमद पटेल को गए समय हो गया, लेकिन अभी तक उनके पद की पूर्ति नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस हाईकमान भी संकोच में है, निर्णय नहीं ले रहे हैं। जिस भूमिका में ये फिट बैठ सकते हैं, उस भूमिका में अभी उनको आसीन नहीं किया जा रहा है। ये विलंब की वजह समझनी होगी कि विलंब क्यों हो रहा है। क्या विश्वास का संकट है, या दूरियां कुछ और हैं, या कुछ और बात है, तो वो समझना होगा। अभी आप देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, या दिल्ली में जिस तरीके की वो है, उसमें कमलनाथ जी खुद कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर बोलूँगा कि देखिए, अभी वर्तमान में अगर इस भूमिका में, जो मैनेजमेंट वाली भूमिका में है सारे दलों के बीच में, तो पीके ज़्यादा मुफीद हैं। पीके ममता बनर्जी के भी करीबी हैं, पीके राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी जी के करीबी हैं, और पीके शरद पवार बहुत सारे दलों से उनके सीधे वो हैं। और उनकी जो है वो जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में कमलनाथ भी अब आगे आ रहे हैं। अब उनको पार्टी ने बोला है या वो स्वयं अपनी भूमिका तलाश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल। लेकिन फिर इस बीच में फिर वही सवाल आता है कि उनका बार बार ये कहना, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो है, ये जो दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमलनाथ जी सोच रहे हैं। या तो वो मध्य प्रदेश बोल के मध्य प्रदेश ही छोड़ना चाहते हैं, या फिर मध्य प्रदेश, मैं यहाँ ये, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। या फिर ये हो सकता है कि अगर दिल्ली में उन्हें कोई ढंग का मुकाम मिल जाता है, तो फिर वो मध्य प्रदेश की राजनीति से तौबा करेंगे, तब तक वो मध्य प्रदेश में दावा नहीं छोड़ेंगे। सुशील जी, सवाल ये भी है कि अगर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कांग्रेस का कौन सा नेता है जो मध्य प्रदेश को अपनाना चाहता है? महत्वाकांक्षाएं तो बहुत नेताओं की हैं, लेकिन उसके लिए, चुनाव के लिए, जो चाहे फंड्स की बात करें, या कमलनाथ के पास कम से कम ये अनुभव तो है कि 2018 में उन्होंने जैसे भी है, भले ही नेल बाइट फिनिशिंग में और बीजेपी कांग्रेस लगभग बराबरी पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने 15 साल का सूखा तो तोड़ा पार्टी के लिए। अब अगर दिग्विजय सिंह जी इस भूमिका में होते हैं, क्या ये हो पाएगा? क्या अजय सिंह इस भूमिका में होते हैं तो क्या हो पाएगा? क्या अरुण यादव इस भूमिका में होते हैं, क्या हो पाएगा?
अगर कमलनाथ को आप माइनस कर दीजिए और तीनों नेताओं को एकजुट भी कर दीजिए तो ये बीजेपी भी इस सवाल को लेकर क्या क्या कहेगी। चलिए उमेश जी से ही सुन लेते हैं, हालांकि मसला बीजेपी का है, फिर मैं धनोपिया जी की टिप्पणी लूंगा। उमेश जी। जी जी मुझे लग रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी की दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है शरद जी। वास्तव में कांग्रेस पार्टी की कठिनाई ये है कि जो कमलनाथ जी है, अगर उनकी छत्रछाया से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी मरहूम हो जाएगी तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूरे दालान में जो है वो बहुत ही चुभन भरी धूप उतर आएगी। और इस चुभन भरी धूप का इलाज ना दिग्विजय सिंह जी के पास है और ना अरुण यादव जी के पास है, ना अजय सिंह जी के पास है। दिग्विजय सिंह जी की छतरी जरूर बड़ी है, वो छाया ज़्यादा घनी बिखेर सकते हैं, पर उनकी जो छाया होती है वो आत्म केंद्रित होती है, उससे कभी संगठन को लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर धोरी धनी कौन बचेगा अगर कमलनाथ जी चले गए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की संभवतः दुविधा भी यही होगी। अब दूसरी दुविधा जो है वो छोटी दुविधा से बड़ी है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी दुविधा यह है कि अब आला कमान को जिस विश्वस्त हाथ की जरूरत है, क्योंकि नरसिंह राव जैसा स्वभाव उनको पसंद नहीं आता है, राजेश पायलट जैसे तेवर कांग्रेस पार्टी में चलते नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी में कि जो बड़ा शून्य खड़ा हो गया दिल्ली में, उस दिल्ली के शून्य को भरना कर रहा है। अब व्यक्ति एक कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी को दिल्ली वाले भी चाह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की कठिनाई यह है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो कमलनाथ जी के बगैर बहुत संकट में खड़ी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो खैर इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रहे या दिल्ली में रहे, या कांग्रेस पार्टी को निर्णय करना है। पर मुझे लग रहा है कि इस समय जिस व्यक्ति की बाँछें सबसे ज्यादा खिली हुई है वो संभवतः दिग्विजय सिंह जी हैं। चलिए धनोपिया जी, मैं कुछ उमेश जी के अंदाज में आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा नेता है कमलनाथ जी के अलावा, खैर ये सवाल कठिन होगा इसलिए छोड़ देता हूं उसको कि आपकी दुविधा क्यों बढ़ाऊं, कि कौन सा ऐसा नेता होगा जो ये जिसको देखकर कांग्रेस ये कह सके कि जिंदगी धूप तुम घना साया। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा घना साया, और ये घना साया कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के साथ ही खड़े दूसरे नेताओं की मौजूदगी में ही संभव दिखता है। जी देखिए शरद जी, पहले तो मैं उमेश जी से जानना चाह रहा हूँ कि इनके यहाँ पे नेता कौन है। इनके अभी चला चली की वेला चल रही है, आदरणीय शिवराज जी के बारे में दुनिया भर की बातें छप रही हैं और जो चर्चा हो रही है, अगर चले जाते हैं तो है कोई इनके नेता? कोई नेता इनके पास भी नहीं है। इसलिए जो देखता है वही दिखता है। ये कहना कौन होगा ये बात सामने आती है, हु इज नेक्स्ट, ये तब जब वैकेंसी हो। आई थिंक देयर इज नो वैकेंसी इन कांग्रेस। अभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी है, तो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। हम 2023 का चुनाव बड़े आराम से जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर कमलनाथ जी किस तरह से मध्य प्रदेश से किसी परिस्थिति में वो होते हैं तो तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस का ये जो वाक चातुर्य है और जो कांग्रेस की शैली है ये बड़ी दिलचस्प है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हु इज नेक्स्ट, जब वैकेंसी नहीं है तो कौन आएगा? कहाँ लगे हैं आप लोग? आधे घंटे की डिबेट कर रहे हैं बैठ के कि कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। जी सुशील जी, बहुत कम वक्त है। मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम बार बार जब कमलनाथ जी की बात करते हैं, वो 1 मई 2018 को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जमीन तैयार करने में अजय सिंह और अरुण यादव की जोड़ी का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था। ये तो सिर्फ पैराशूट लैंडिंग थी, 6 महीने में सरकार भी नहीं बना पाए, सरकार बनाने के करीब पहुंचे। एक लंगड़ी सरकार मिली थी मध्य प्रदेश में। अगर कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता आए तो उस जमीन से 150 से ज्यादा सीटों की सरकार बननी थी। मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा उन लोगों को श्रेय नहीं देते जिन लोगों का श्रेय शामिल है। लेकिन सुशील जी, मैच में फिनिशर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैच को फिनिश करता है। कई बार क्या होता है कि आपकी पूरी टीम जो है उसमें 2-3 प्लेयर शतक बनाते हैं और आपको लक्ष्य से सिर्फ 6 रन पीछे छोड़ देते हैं और आखिरी गेंद पर छक्का मारना होता है। और जो फिनिशर होता है, जैसे धोनी थे, वो अगर फिनिशिंग ठीक से कर देते हैं तो फिर किसी को किसी का शतक याद नहीं रहता, वो छक्का याद रह जाता है। तो कमलनाथ जी के लिए ये तो आप और हम बेहिचक कह सकते हैं कि 2018 के वो फिनिशर रहे थे, जो दिग्विजय सिंह जी के साथ, तमाम प्लेयर्स के साथ, जिन्होंने गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश की, कामयाब भी हुए और सरकार बना ली। आगे ये है कि बीजेपी एक ऐसी टीम है जो कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है, और कई बार तो उसका कहना भी है कि अगर आप मैच जीत भी गए हो तब भी कुछ ऐसी पंगेबाजी हो जाएगी आपके साथ कि हम तो आपसे, जैसे इस समय हम मीराबाई चानू के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि सिल्वर हता लेकिन आप गोल्ड लेके आएंगे। तो यही बात है। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिससे भिड़ना बहुत आसान नहीं है। बहरहाल शुभकामनाएं कांग्रेस को और बीजेपी को भी
कि दोनों 2023 के रणों को रोचक बनाए। बहुत धन्यवाद धनोपिया जी, धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद सुशील जी, नमस्कार।